इंडियन स्टेट मणिपुर में होने वाले राइट्स पूरी दुनिया में चर्चा का मौजू बने हुए हैं। मणिपुर में होने वाले राइट्स पर अमेरिका में बात की जा रही है, यूरोप में बात की जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ और इलाकों में बात की जा रही है। क्या है इन राइट्स का बैकग्राउंड, क्या है इन फसादात की वजूहात। सब कॉन्टिनेंट में रिलीजियस बुनियादों पर, एथनिक बुनियादों पर, जुबान के इशू पर, नस्ल के इशू पर फसादात होना, राइट्स होना कोई आज की बात नहीं है। ब्रिटिश दौर में ही, बरतानवी दौर में ही जिस तरीके से यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को बांटा गया, मुख्तलिफ मज़हब के मानने वालों को तकसीम किया गया, ज़ुबानें बोलने वालों को जिस तरह गैर फितरी अंदाज से तकसीम किया गया, तो ये राइट्स का सिलसिला तब से शुरू हुआ जो अब तक जारी है। और अनफॉर्चुनेटली चूँकि 1947 में पाकिस्तान और इंडिया की उस वक्त की रूलिंग एलीट्स ने भी सेम ब्रिटिश स्टील फ्रेम को फॉलो किया था। स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, फौज के हवाले से, लॉज के हवाले से मुकम्मल तौर पर वो ब्रिटिश जो अप्रोच थी उसी को फॉलो किया। तो यही वजह है हमें आज तक सब कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीजियस बुनियादों पर, एथनिक बुनियादों पर, ज़ुबान के इशू पर राइट्स की इतलात मिलती रहती हैं। पाकिस्तान में कौन भूल सकता है 1980s के एंड में उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों के मबैन जो राइट्स हुए थे, और ख़ास तौर पर 1988 में बहुत बड़े वहाँ बड़े राइट्स हैदराबाद और इतराफ़ के इलाकों में हुए थे। 200 से ज़ायद अफराद इनमें हलाक हुए थे। बल्कि पाकिस्तान तो 1971 में टूटा ही था इन एथनिक डिवीजन की बुनियाद पर, ज़ुबान के इशू की बुनियाद पर। पाकिस्तान तो 1971 में अलग ही इस बुनियाद पर हुआ है, बांग्लादेश का जो वजूद हुआ। तो ये आज हम रीथिंक विद उमर जावेद में समझने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर के इन राइट्स का बैकग्राउंड क्या है और क्यों पूरी दुनिया में इन राइट्स पर बात की जा रही है, वजूहात क्या हैं इन राइट्स की, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। मणिपुर राइट्स आप भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल मुख्तसर सा इसका मैं आधे पौने मिनट में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं कि मणिपुर भी 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया ये ममालिक पाकिस्तान वजूद में आ रहा था, इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, तो 500 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो शाही रियासतें थी, जहाँ पर राजों का कंट्रोल होता था, जहाँ पर हुक्मरान अलग होते थे, जहाँ पर उस तरह ब्रिटिश डायरेक्ट नहीं था, कंट्रोल ब्रिटिश की था, लेकिन डायरेक्ट जो कंट्रोल होता था वो राजाओं का, महाराजाओं का, निज़ामों का, इस तरह होता था। तो मणिपुर भी एक इसी तरह की प्रिंसली स्टेट थी, एक शाही रियासत थी जो मुकम्मल तौर पर जिसका जो भक्त चंद्रा सिंह थे आखिरी जो वहाँ के महाराजा मणिपुर के, ये इन्होंने एक्सेशन ट्रीटी इंडिया के साथ की 21 सितंबर 1949 को। जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तेज़ी के साथ, उनका मिशन ही था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको तेज़ी के साथ इंडिया में शामिल किया जाए। तो 1949 में ये स्टेट भी, मणिपुर भी इंडिया का हिस्सा बनी। अब हुआ क्या, चूंकि ये सारी डिवीजन जो अंग्रेज़ सूबों की कर गया था, रियासतों की कर गया था, शाही रियासतों की, ये सब फितरी नहीं थी, नेचुरल नहीं थी, ये ब्रिटिश दौर में अपने मफादात के तहत बनाई गई थी। और नॉर्थ ईस्टर्न जो रियासतें हैं, जो शुमाल मशरकी भारत की रियासतें हैं, ये उनकी तकसीम को बाद में इसी तरह रखा गया। बल्कि इस पूरे इलाके को, जो शुमाल मशरकी इलाका है, नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया की, इनको इंडिया के सेंटर ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ही किया है, कुदरती वसाइल को। अब मणिपुर का इशू क्या है? मणिपुर का बड़ा इशू ये कि यहाँ अगर हम दो बुनियादों पर डिवीजन करें, दो बुनियादों पर तकसीम करें, तो एक तरफ कुकीज़ हैं। कुकीज़ जो हैं ये फॉरेस्टेड हिल्स में रहते हैं, जो 90% मणिपुर है पहाड़ी जंगलात पर मुश्तमिल है। ये कुकीज़ जो हैं ये इन पहाड़ी, इनकी अक्सरियत जो कुकीज़ की है पहाड़ी जंगलात में रहती है। 37% ये आबादी का है, यानी मिनॉरिटी में है। जो मेजॉरिटी है वो मिथाईस की है। अब ये जो मिथाई हैं, ये मिथाई जो एम्पायल वैली है और जो सेंटर मणिपुर का इलाका है, जो शहरी इलाका है, ये वहाँ पर है। और इसकी आबादी जो मिथाइयों की है ये 53% है और ये हिंदू है। जिस तरह जो कुकी आबादी है उसकी अक्सरियत क्रिश्चियन है, ये मिथाइयों की जो अक्सरियत है ये हिंदू है।
अब इशू हुआ क्या? इशू हुआ ये कि यहाँ पर कुकीज़ को, ये मिठाइज को ज़्यादा राइट्स, ज़्यादा हकूक मिल रहे थे, ज़्यादा पैसा यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में, जो स्टेट सोर्सेज हैं उनमें ज़्यादा हिस्सा मिल रहा था। मिठाइज जो हैं, जो अकलियत में थे, जो क्रिश्चियंस थे, उनको कम हिस्सा मिल रहा था। जैसे मैं आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ कि 2016 से 2021 तक जो 220 अरब रुपए का बजट था, तरक्याती बजट था, इसमें जो ट्राइबल इलाके थे यानी कुकीज़ के इलाके थे, इनके हिस्से में सिर्फ 5 अरब आया। यानी अब यहां से देखिए कि इनको राइट्स और हर तरह के राइट्स कम मिल रहे थे। अब ये हालिया राइट्स शुरू किए हुए, मणिपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया जिसमें कहा गया कि जो मिठाई हैं, जो अक्सरियत है वहां की, जो हिंदू है, इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया। अब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने का मतलब ये था कि मिठाइज को ज़्यादा हकूक मिलना, ज़्यादा राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले से उनके पास जॉब ज़्यादा है, सरकारी रिसोर्सेज ज़्यादा है, नौकरियां ज़्यादा है। अब उनको मज़ीद शेड्यूल्ड ट्राइब में आने के बाद, क्योंकि जो अकलियत थी, जो मिठाइज थे, जो कुकीज़ थे, जो मिनॉरिटी में थे, इनको तो शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा गया था। अब मिठाइज को भी शेड्यूल्ड ट्राइब में कर दिया गया। इस पर फिर एहतजाज हुआ, पुरअमन एहतजाज हुआ कुकीज़ की तरफ से कि ये ज्यादती की जा रही है, मेजॉरिटी को राइट ज़्यादा मिल जाएंगे। और इस आड़ में जो ये मिठाइज को राइट दिया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब का, इस तरह जो मिठाइज कैपिटलिस्ट थे, इन्वेस्टर थे, अमीर लोग थे मिठाइयों के, उनका यह प्लान भी था कि जो जंगल के इलाके हैं उनको ख़रीद लिया जाए, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए। जो इंडिया की कैपिटलिस्ट क्लास है वो भी इस आड़ में जो मणिपुर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पर लैंड खरीद कर इन्वेस्टमेंट और सारा जो ये कैपिटलिस्ट डिज़ाइन होते हैं ये पूरा कर पाए। लेकिन इस पर कुकीज़ की तरफ से एहतजाज शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मणिपुर हाई कोर्ट के इस जो डिसीजन है इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जिस तरह वो हर स्टेट में कार्ड खेलती है हिंद तत्वा का, उसने मणिपुर में भी हिंद तत्वा का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी, उनका ताल्लुक बीजेपी से ही है और बीजेपी ने वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट में 2 मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं, जिन एक ग्रुप को आराम भाई टेंगोल और दूसरे को मिथाई लिम्पन कहा जाता है, ये 2 वायलेंट ग्रुप्स जो हैं, जो जिनका ताल्लुक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जमातों से है, इन्होंने वहाँ की जो मिनॉरिटी कुकीज़ हैं उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर तशद्दुद कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी, उनकी बस्तियाँ जलनी शुरू कर दी, चर्चेस को तबाह करना शुरू कर दिया। तो फिर सारी बात है, इसके जवाब में फिर आगे से कुकीज़ की तरफ से भी मिठाई जो कुछ कर रहे थे उसका जवाब आया। लेकिन यहाँ पर जो समझने की ज़रूरत है, जो सब कॉन्टिनेंट के किसी भी इलाके, किसी भी खित्ते में जो राइट्स होते हैं, तो मणिपुर का राइट सब कॉन्टिनेंट के लिए क्या लेसन दे रहा है, वो ये कि जब स्टेट इस्तेमाल करेगी, जब स्टेट यूज़ करेगी किसी एथनिक कम्युनिटी को अपने पॉलिटिकल मकसद की खातिर किसी दूसरी एथनिक कम्युनिटी के खिलाफ, तो फिर यही होगा जो मणिपुर में हुआ। जिस तरह बीजेपी ने वहाँ की अक्सरियत को यानी मिठाई हिंदुओं को अपने साथ मिलाकर मिनॉरिटी कुकीज़ के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने पॉलिटिकल डिज़ाइंस की खातिर, अपने इकोनॉमिक डिज़ाइन की खातिर, तो इसका नतीजा हमारे सामने इस वायलेंस की सूरत में सामने आया। 1980s के बाद से ही मणिपुर और इतराफ़ का इलाके को डिस्टर्ब एरिया कहा जाता है, जहाँ पहले से ही आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का निफाज है, क्योंकि इसका मणिपुर का बॉर्डर बर्मा से भी लगता है, म्यांमार से भी लगता है, जहाँ कुकीज़ हैं, बांग्लादेश में भी कुछ कुकीज़ हैं। तो ये कुकीज़ अपने राइट्स के लिए काफ़ी अरसे से सरगर्म है और अब इन राइट्स को जो ख़ास तौर पर कुकीज़ के ख़िलाफ़ जिस तरह एक तरह की एथनिक क्लिनजिंग करने की कोशिश की, इनको पूरी दुनिया में देखा गया, मॉनिटर किया गया और मजम्मत भी की गई। तो यहाँ पर यही लेसन कि जब भी स्टेट अपने मकसद के लिए किसी एथनिक कम्युनिटी को इस्तेमाल करेगी, उसके जज्बात भड़काएगी, तो इसका नतीजा फिर खूनी फसादात की सूरत में ही सामने आएगा। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद।